हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक हमने 3 लेक्चर्स देख लिए हैं सर। और ये तीनों लेक्चर्स आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हैं, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इन लेक्चर्स में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया, हमने क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिलेबस को डिस्कस किया। इसके साथ साथ 9th में हमने जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसके सारे बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज भी किया। अब इसी कहानी में आगे बढ़ते हुए कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं सर। और ये जितने भी सवाल अभी फिलहाल हम प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे सवाल आपके 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स पे बेस्ड होने वाले हैं। अब ये सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे, सर हम तो 10th में हैं, तो 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट पे बेस्ड ये जो सवाल हैं सर, ये सवाल हमारे किस काम के? बिल्कुल काम के हैं भैया, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि 10th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी शुरुआत 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट से ही हो जाती है सर। यानी कि ये जितने भी सवाल अभी फिलहाल हम प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे के सारे सवाल भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल इंपॉर्टेंट। इसी वजह से पूरे फोकस के साथ हर सवाल की कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले इस लेक्चर में इस वाले सवाल को डिस्कस करेंगे सर। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है सर। यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के तरीके में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ऑलरेडी हमें अपना फिगर गिवन है सर। तो फिगर प्रोवाइड कर देने के बाद आगे सवाल हमसे कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a एज शोन इन द फिगर। तो सवाल की कहानी क्या है सर? तो सवाल की कहानी कुछ ऐसी है कि सवाल कह रहा है कि एक गिवन फिगर है और उस गिवन फिगर के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ आपको गिवन है 2a यूनिट्स। सवाल आपसे उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सर। सवाल की कहानी कुछ ऐसी है कि सवाल आपको बोल रहा है कि जो गिवन फिगर है उस गिवन फिगर के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ आपको बता दी गई है 2a यूनिट्स। फाइनली सवाल आपसे उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सर ये रहा हमारा गिवन फिगर। अब जैसा कि सवाल बोल रहा था कि फिगर के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिखेगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना सर। अगर मैं अपने फिगर को ऑब्जर्व करूं तो बहुत क्लियरली फिगर के अंदर मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल सर? तो अगर फिगर को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो फिगर के अंदर मुझे ये पर्पल वाला ट्रायंगल दिख रहा है। यानी कि सवाल के अनुसार सर यही पर्पल वाला ट्रायंगल मेरा वो टारगेट इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। यानी कि सर ये जो ट्रायंगल मुझे फिगर के अंदर दिख रहा है यही ट्रायंगल मेरे सवाल के अनुसार टारगेट इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। तो जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे चर्चा चल रही थी वो ट्रायंगल मुझे बहुत क्लियरली फिगर में दिख रहा है सर। ट्रायंगल है ट्रायंगल OBA। यानी कि सर मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं O, B और A। तो सवाल यहां पे मुझे बोल रहा था कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ है 2a यूनिट्स। तो ये जो जानकारी गिवन है इसको फटाफट तरीके से पहले अपने फिगर में हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ तो ऑलरेडी हाईलाइटेड है सर। यहां पे इसको बोल दिया 2a और इसको भी बोल दिया 2a। कहां से बोल दिया सर? सवाल नहीं बताया था कि आपके गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है वो 2a यूनिट्स के बराबर है। इसको हमने हाईलाइट कर लिया। अब फाइनली सवाल मुझसे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो फिगर को ऑब्जर्व करने पे बहुत क्लियरली दिख रहा है सर कि सवाल ने ऑलरेडी मेरे ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पहले ही बता दिया है। सवाल ने ऑलरेडी डायग्राम के अंदर मेरे ट्रायंगल के वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट बता दिया है 2a, 0। यानी थोड़ी सी मेहनत तो यहीं पे कम हो गई सर। अब जो बची हुई मेहनत है वो कर लेते हैं, यानी कि अपने ट्रायंगल के बचे हुए 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान से कहानी को सुनिएगा।
तो अब अगर मैं अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स ओ को देखूं तो कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व हो रहा है। मुझे यह दिख रहा है सर कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ये वाला वर्टेक्स है सर, ये मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन भी है। मुझे दिख रहा है सर मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये वाला जो वर्टेक्स है, ये मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन भी है सर। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स होता है 0,0। यानी कि यहां पे बहुत क्लियरली अपने फिगर को देखकर मुझे अपने ट्रायंगल का एक और वर्टेक्स मिल गया है सर, एक और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं सर। तो वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन थे, मैंने यहां पे अपने ट्रायंगल के वर्टेक्स ओ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब फाइनली एक ही वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पे बात करना बचा है सर, और वो है मेरे ट्रायंगल का वर्टेक्स बी। और इसी को निकालने में अब स्टूडेंट्स को जाएगी मेहनत। इतना तो काम बहुत आसानी से सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे सर, इसी पे सोचने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत जाएगी। तो ध्यान से मेरी कहानी को सुनना सर। अगर आप इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश कर रहे हो सर, तो वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं। पहले ही बता देता हूं सर, ट्रायंगल के वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाला, सबसे फास्ट काम करने वाला यहां पे मेथड बताऊंगा। कहानी को ध्यान से सुनना। यहां पे थोड़ी सी कोऑर्डिनेट्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो कहानी कोऑर्डिनेट्स की कुछ इस तरीके से ही होती है सर, जहां पे ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये आपके पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो सर यहां पे तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मुझे अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए थे, लेकिन सर यहां पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मुझे अपने वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स, मुझे अपने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं चल पा रहे हैं। क्या मैंने बोला सर कि अगर मैं यहां पे डायरेक्टली फिगर को ऑब्जर्व करता हूं तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से मुझे अपने ट्रायंगल के वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता चल पा रहे हैं। अब याद करिए, मैंने आपको उस कंसेप्ट वाले 9th के रिवीजन वाले लेक्चर में बताया था कि कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिक्कत हो, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने में, तो कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन होता है ना, ये बहुत सारे सवालों में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब चूंकि यहां पे डायरेक्टली मुझे अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिख रहे हैं सर, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के डेफिनेशन के हिसाब से सोचते हैं, शायद कुछ दिखने लगे, शायद कुछ ऑब्जर्व होने लगे। ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन क्या जानते हैं? तो हमने ये रिवाइज किया था सर कि हमारे कोऑर्डिनेट्स की जो डेफिनेशन होती है सर, उसमें हमें यह पता है कि हर कोऑर्डिनेट दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है साइन वाला पार्ट, एक होता है सर लेंथ वाला पार्ट। जो साइन वाला पार्ट होता है सर, वो आप ये देख के पता कर सकते हो कि आपका पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं है सर। और जो लेंथ वाला पार्ट होता है, उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम ये पता करते हैं सर, मेरा जो टारगेट पॉइंट है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर दूरी पे है सर। ठीक है सर, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लेंथ वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि फिगर के अनुसार मुझे आप बताइए सर, पॉइंट बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट के लेंथ वाले पार्ट का मतलब है वाई एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो मतलब है इसको डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं सर। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लेंथ वाले पार्ट का मतलब है कि मेरे इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको हमने यहां पे मार्क कर लिया सर, शो कर लिया। एक स्ट्रेट लाइन से शो कर देता हूं, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से शो कर देता हूं सर, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे इसी तरीके से आपके वाई कोऑर्डिनेट के लेंथ वाला पार्ट क्या होगा सर, तो वाई कोऑर्डिनेट के लेंथ वाले पार्ट का मतलब है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी इस बात को भी अगर मैं डायग्रामेटिकली शो कर दूं सर, तो ये रहा मेरा पॉइंट, ये रहा एक्स एक्सिस, तो मेरे पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर, ये मेरे वाई कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट हो जाएगा। अब इतना बनाने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए था। हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी सवाल हो जहां पे
डायग्राम इन्वॉल्व हो रहा हो, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी सवाल हो जहां पे एक डायग्राम इन्वॉल्व हो रहा हो सर, और आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने में अगर दिक्कत जा रही है, तो कोऑर्डिनेट्स की जो डेफिनेशन होती है ना परपेंडिकुलर लेंथ के टर्म में, उनको मार्क करिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। तो मैंने भी यहां पे यही काम किया, क्योंकि डायरेक्टली मुझे अपने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को खोजने में जा रही थी दिक्कत, तो मैंने कोऑर्डिनेट्स के डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए परपेंडिकुलर लेंथ के टर्म में कहानी को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पे बहुत क्लियरली मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। आपको दिख रही है क्या? बिल्कुल दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? तो ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या दिखना चाहिए कहोगे सर? कि ये वाला जो पोर्शन है सर, इस वाले पोर्शन को देख के अभी फिलहाल तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सर जो ये वाला पोर्शन है इसको देख के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व हो रहा है। मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि वाई कोऑर्डिनेट की बात करने के लिए मैंने ये जो परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉप की, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉप हुई है सर कि ये तो मेरे टारगेट इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड की तरह दिख रही है। मुझे दिख रहा है सर कि ये जो परपेंडिकुलर लेंथ यहां पे मैंने वाई कोऑर्डिनेट के लिए ड्रॉप की, ये मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड बन जा रही है सर। ये बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है। और मुझे एक्चुअली क्या चाहिए सर? तो मुझे एक्चुअली अपने y कोऑर्डिनेट के लिए साइन वाले पार्ट में तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि दिख रहा है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का साइन सर पॉजिटिव रहेगा। मेन मुद्दा यहां पे लेंथ पता करने का है, यानी कि अगर मैं ये वाली लेंथ पता करने में कामयाब हो जाता हूं तो y कोऑर्डिनेट के लिए लेंथ वाला पार्ट मिल जाएगा सर। तो समझना, यानी कि मुझे ये वाली लेंथ पता करनी है, जहां पे मुझे ये क्लियरली अपने फिगर में दिख रहा है कि ये लेंथ मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक ऑल्टीट्यूड है। यानी कि इनडायरेक्टली मुझे यहां पे समझ में आ चुका है कि अगर मैं अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड की लेंथ को पता कर लूंगा तो मुझे अपने पॉइंट बी के वाई कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट मिल जाएगा सर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, अगर कोई मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ बता दे। और हमने जितना पढ़ा है उस हिसाब से हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले की मदद से अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड की लेंथ बता सकते हैं, अगर कोई मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ बता दे। क्या फॉर्मूला होता है सर डायरेक्टली ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालने का? तो डायरेक्टली ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। यही फॉर्मूला होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर। तो साइड लेंथ आपको गिवन है, कितना गिवन है सर? 2a यूनिट्स। बस यहां पे पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे सर, ये हो जाएगा √3/2 इंटू यहां पे साइड लेंथ गिवन है सर 2a यूनिट्स। 2 से 2 गया, मेरे पास आ रहा है √3a। तो सर मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड की लेंथ आ गई है √3a यूनिट्स, यानी ये वाली लेंथ निकल गई है। कितनी है सर ये लेंथ? √3a यूनिट्स है सर। बस इसी लेंथ की तो दरकार थी, क्योंकि अब मुझे यहां पे अपने पॉइंट बी के वाई कोऑर्डिनेट में लेंथ वाला पार्ट मिल गया है √3a यूनिट्स। और साइन के लिए दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दिख रहा है कि मेरा जो टारगेट पॉइंट बी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों का साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि आगे एक पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अब आगे पॉजिटिव साइन सर नहीं भी लिखोगे तो वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि आगे एक प्लस साइन लगा है सर। तो कुल मिला के अब हमने अपने टारगेट पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट तो खोज लिया सर। इसको खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब समझना बात को सर, अगर इस अप्रोच से आपको नहीं बढ़ना था तब क्या करते? ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालने के लिए अगर डायरेक्टली ऐसे मान लो फॉर्मूला याद नहीं है ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालने के लिए, तब क्या करते सर? तब आपको यहां पे अपने इस वाले ट्रायंगल या फिर इस वाले ट्रायंगल को सेलेक्ट करके पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता, वहां से आप इस वाली लेंथ को कैलकुलेट करते। तो इतनी मेहनत से बच गए, सीधे फॉर्मूले की मदद से अपने ऑल्टीट्यूड की लेंथ को कैलकुलेट कर लिया, जिससे हमारे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गया।
अब एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करके बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना यहां पे कहानी को। अगेन जो कहानी बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है सर। यहां पे अपने पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम दो तरीके से सोच सकते हैं। सबसे पहले तरीका नंबर 1 डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीधे सिखाई थी। मैंने आपको सीधे सिखाया था सर कि अगर किसी लाइन पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाएं सर, तो वो दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होंगे। मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में सिखाया था सर कि अगर एक लाइन पे दो परपेंडिकुलर या फिर मल्टीपल परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाएं, तो सारे मल्टीपल परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होंगे ही होंगे। कॉमन सेंस की बात है। यहां पे दिख रहा है सर कि अगर इस लाइन पे ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी कि सर ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, और सर इन लाइंस के लिए ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सेट का काम कर रहे हैं जो कि आपस में इक्वल है। यानी कि ये दो ऐसी लाइनें हैं जिसके लिए ये जब ट्रांसवर्सल बन जाता है सर, तो ये इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या मैं यहां पे कन्वर्स के तरीके से लाइनों को पैरेलल नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं बोलनी, सीधे दिमाग में रखना है सर अपने हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से कि एक लाइन पे अगर मल्टीपल परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाते हैं तो मल्टीपल परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल होते हैं सर। यानी कि मैं तुरंत कह दूंगा यहां पे कि ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ठीक है सर। अब इसके बाद एक और बात मैं यहां पे कह सकता हूं सर कि दो पैरेलल लाइनों के बीच में आप जितने भी चाहो परपेंडिकुलर्स बना दो। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने बोला सर दो पैरेलल लाइनों के बीच में आप जितने भी चाहो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बना दो, इन सब की लेंथ बराबर होती है। हमें बहुत अच्छे से पता है सर पैरेलल लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, वो बराबर होती है। हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल ये पढ़ा है। अब इन्हीं बातों को दिमाग में रखते हुए यहां पे आ जाते हैं, ध्यान से कहानी को सुनना। तो यहां पे अब अगर कहानी में आ जाए तो समझना बात को सर कुल मिला के यानी कि अपने टारगेट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। ये वाली लेंथ मिल गई, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल फिगर में जितना डेटा है उसके हिसाब से मुझे इस वाली लेंथ के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं मिल पा रहा है सर। अभी फिलहाल फिगर में जितना डेटा है उसके हिसाब से मुझे इस वाली लेंथ के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है सर। तो क्या दिमाग लगाएंगे? ध्यान से सुनना। तो यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे दिख रहा है सर कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक्सेस, और मुझे पता है सर कि हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सेस होते हैं वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं सर। यानी कि ये एंगल यहां पे 90। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है सर कि एक लाइन के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं, तो क्या मैं इनको आपस में पैरेलल नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं सर। और अभी अभी हमने देखा है सर पैरेलल लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। यानी कि पैरेलल लाइनों के बीच में मैं कितनी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लूं सर, ये सारी लेंथ क्या होगी? सेम टू सेम होगी सर। अब यहां पे डायरेक्टली ये लेंथ तो नहीं मिल रही सर, लेकिन मैं इस लेंथ की बात कर सकता हूं। ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। और मुझे दिख रहा है सर ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये सारी लेंथ आपस में बराबर होंगी। तो यहां पे सर अगर मैं इस लेंथ के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं, तो इस लेंथ की अगर मैं बात कर लूंगा सर तो इनडायरेक्ट तरीके से इसकी वैल्यू भी निकल के बाहर आ गई सर, मेरा काम हो जाएगा। यानी कुल मिला के अब मुझे यहां पे बहुत अच्छे से ये क्लियर है, कुल मिला के यहां पे अब मुझे बहुत अच्छे से ये क्लियर है सर कि अगर मैं ये लेंथ निकालने में कामयाब हो जाता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि यही जो लेंथ होगी इसके बराबर होगी। ये लेंथ निकल के आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट आ गया। साइन वाले पार्ट के लिए दिक्कत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, साइन वाला पार्ट पॉजिटिव होगा सर। अब देखो यहां पे तो ये लेंथ क्या होगी? अगेन याद करिए मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सिखाया है कि ये जो गंगाधारी शक्तिमान है, ये वाली बात होती है ना, ये बहुत काम की होती है, बहुत सारे सवालों में अप्लाई की जा सकती है सिचुएशन के हिसाब से। और यहां पे तो बकायदा आपको अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड बना हुआ दिख रहा है
यहां तो सीधे सीधे आपको अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड बना हुआ दिख रहा है सर, यानी कि आप सीधे सीधे यहां पे बोल सकते हो गंगाधरी शक्तिमान है वाली बात। यानी कि सर ये जो ऑल्टीट्यूड है इसको मैं जरूरत के हिसाब से मीडियन की तरह भी ट्रीट कर सकता हूं, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट की तरह भी ट्रीट कर सकता हूं। अब कैसे ट्रीट करेंगे जिससे मेरा काम होगा, जिससे ये लेंथ आएगी, तो कहोगे सर सिचुएशन के हिसाब से अगर मीडियन की तरह ट्रीट करेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये मीडियन बन जाता है तो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है जिस साइड पे गिरता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि सर ये पोर्शन आपस में इक्वल होगा, यानी कि सर मैं बोल सकता हूं कि इसी पोर्शन का डबल ये पूरा होगा, या फिर इसी पोर्शन का डबल ये पूरा होगा, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं सर ये पोर्शन पूरे का आधा होगा, या फिर ये पोर्शन पूरे का आधा होगा। अब चूंकि सवाल ने मुझे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ बता दिया था, यानी कि ये पूरी लेंथ मुझे पता है सर 2a यूनिट्स है, तो आधा कितना हो जाएगा, a यूनिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर यहां पे a यूनिट्स हो जाएगा, a यूनिट्स का हो जाएगा सर यहां पे। क्लियर हो गया। और इसी लेंथ की तो दरकार थी, क्योंकि यही लेंथ इसके बराबर होगा। अगर a यूनिट्स है सर तो ये भी a यूनिट्स का हो जाएगा, और लेंथ निकल गया तो x कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, क्योंकि अब मैं बोल दूंगा सर लेंथ वाला पार्ट यहां पे a हो गया, और साइन तो मैं पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, यानी कि आगे पॉजिटिव लगा है, तो नहीं भी लिखोगे तो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि आगे पॉजिटिव साइन है। लो हमने अपना x कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया सर। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करो। तो यहां पे सर x कोऑर्डिनेट पे सोचने का ये एक तरीका हो सकता था, और भी तरीके हो सकते थे। कैसे, समझना बात को सर। सोचने का और तरीका ये हो सकता था यहां पे कि आप कह सकते थे सर कि ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि ये जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ये क्या है सर, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं सर। यानी कि अगेन वही बात, ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगा, ये लेंथ हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये निकाल लिया, इसके बराबर डायरेक्टली ये हो गया, ये भी a यूनिट्स का हो गया। ऐसे भी आप सोच सकते थे, या फिर एक और तरीके से सोच सकते थे x कोऑर्डिनेट के लिए। कैसे, अगेन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो याद करिए जब मैंने आपको सैंपल पेपर सॉल्यूशन अभी जस्ट करवाया बेसिक का, तो वहां पे थोड़ा सा आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने समझाया था। याद करिए, आगे पढ़ना है डिटेल में निश्चिंत रहो, लेकिन जो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करवाया था वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया सर सवालों में। तो आपको यहां पे कहानी कुछ दिख रही है सर कि मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, कहोगे बिल्कुल दिख रही है। कहोगे सर चूंकि इसको मैं मीडियन की तरह बिहेव करवा सकता हूं, यानी कि सर यहां पे ये पोर्शन इसके बराबर होगा, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी है सर कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे यहां पे गिवन है, तो मैं यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकता हूं सर। ये क्लियरली यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे दिख रहा है सर कि मेरे लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट है 0,0 सर, दूसरा एंड पॉइंट है 2a,0, और चूंकि मुझे पता है ये पोर्शन इसके बराबर है, यानी कि सर मिड पॉइंट की सिचुएशन बन रही है, तो क्या मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सीधे दिमाग में रखने का तरीका यह होता है सर कि आपके मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज होता है, और जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है वो एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज होता है। लगा दो सर, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर मिड पॉइंट का, तो एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज, यानी कि 0 + 2a/2, यानी कि 2a/2 यानी कि a हो गया सर। तो x कोऑर्डिनेट आ गया a। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, तो एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज, यानी कि 0 + 0/2 जो कि अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। या ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो सर कि ये वाला जो पॉइंट है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं ये x एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट है, और जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, डायरेक्टली भी बोल सकते थे। तो इस पॉइंट का आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया सर a,0। क्या निकाल लिया? कोऑर्डिनेट्स a,0। मान लो थोड़ी देर के लिए इस एंड पॉइंट को मैं d कह देता हूं, ठीक है सर। अब चूंकि आपने ये कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को यहां पे समझना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बहुत काम की चीज है, बहुत इस्तेमाल होगी, यूज में आएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो याद रखना सर
कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है सर, तो उस लाइन पे अनगिनत पॉइंट होंगे सर। तो याद रखिएगा उन सारे के सारे अनगिनत पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट की लेंथ होगी वो बिल्कुल सेम होगी। हमेशा याद रखना कि अगर आप y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन पे जितने भी अनगिनत पॉइंट्स हैं उन सारे अनगिनत पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट की जो लेंथ होगी वो हर बार सेम होगी सर। पूरा x कोऑर्डिनेट सेम हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि आपको दिख रहा है ना सर क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है तो साइन बदल सकता है। तो साइन तो आप क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मुद्दा लेंथ का है तो ये याद रखना सर, हर पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की जो लेंथ वाला पार्ट होगा सर वो सेम होगा। कॉमन सेंस है, समझने वाली बात है। चूंकि ये पैरेलल लाइन है तो अभी अभी हमने जाना है सर पैरेलल लाइनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या सर? तो ये एक्चुअली में मेरे इस वाले पैरेलल लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट है। क्योंकि x कोऑर्डिनेट के लेंथ वाला पार्ट क्या होता है सर? यही तो होता है कि आपके पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सर। तो ये हर सिचुएशन में सेम है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस लाइन पे जितने भी अनगिनत पॉइंट्स होंगे उन हर पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का जो लेंथ वाला पार्ट होगा वो सेम होगा सर। इसी तरीके से कहानी आप ऐसे भी बोल सकते हो सर कि मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है सर, तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी अनगिनत पॉइंट्स हैं उन सारे अनगिनत पॉइंट्स का सर जो y कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट होता है, याद रखना उन सारे अनगिनत पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट होता है वो सेम होता है सर। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट डाउन कर लो। बस इसी कंसेप्ट को भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, मुझे शुरुआत से ही पता है सर कि ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं और मुझे पता है सर इस वाली पैरेलल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सारे पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट होगा वो सेम होगा। अब x कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है सर a यूनिट्स, तो लेंथ वाला पार्ट क्या है? a है। तो लेंथ वाला पार्ट हर पॉइंट के लिए सेम होगा, यानी इस पॉइंट के लिए भी सेम होगा, यानी इस वाले पॉइंट के भी x कोऑर्डिनेट का लेंथ वाला पार्ट a होगा। साइन क्या होगा? चूंकि सिचुएशन ऐसी है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, साइन प्लस होगा, यानी प्लस से लिखो ए लिखो एक ही बात है। ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो सर। तो x कोऑर्डिनेट कैसे पता करना है, या आप मल्टीपल वेज से कई तरीके से सोच सकते हो और ये सारे तरीके याद रखना क्योंकि ये सारे तरीके आपको सवालों में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये जितनी छोटी छोटी चीजें आपको यहां पे बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, इनको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा सर। यानी कि अब फुल एंड फाइनल तरीके से हमने अपने टारगेट इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को पता कर लिया है सर। एक वर्टेक्स O है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, एक वर्टेक्स A है जिसके कोऑर्डिनेट सवाल ने खुद ही बता दिए थे 2a,0, और जो सबसे मेहनत वाला B था ये हमने कैलकुलेट कर लिया है सर a,√3a। फटाफट इसको यहां पे नोट डाउन कर लो। क्लियर है सर? तो ये सबसे सिंपल अप्रोच मैंने बताया, और भी अप्रोच हो सकते हैं यहां पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने के सर। ठीक है, यहां पे अब देखो, अब ये जो कहानी मैंने आपको बताई आपको सब्जेक्टिव तरीके से बताई। अब यही सवाल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एमसीक्यू फॉर्म में कई तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे कैसे एक झलक देखते, ध्यान से सुनिएगा। एमसीक्यू फॉर्मेट पे चलते, स्क्रीन क्लियर करके। अब अपने एमसीक्यू की कहानी को पहले एमसीक्यू के साथ शुरू करते हैं सर। सबसे पहले फट से सवाल पढ़िए। तो आपको यहां पे एक डायग्राम गिवन है, सवाल बोल रहा है सर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी of an equilateral triangle of side 2a as shown in the figure। तो सवाल यहां पे बोल रहा है सर कि फिगर के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिखेगा, उस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स B है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, जहां पे सवाल ने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ बता दिया है 2a यूनिट्स के बराबर है। तो अगर मैं अपने फिगर को देखूं सर, तो फिगर में बहुत क्लियरली मुझे एक ट्रायंगल ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि सवाल के अनुसार जो ट्रायंगल मुझे ऑब्जर्व हो रहा है वही ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए सर।
तो सबसे पहले अपने ट्रायंगल को मार्क कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं सर पर्पल कलर से। तो यहां पे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमने मार्क कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मुझसे यहां पे सर अपने ट्रायंगल के कौन से वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं सर? तो वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स यहां पे मुझसे पूछे जा रहे हैं। क्या होंगे? जहां पे अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ बता दिया गया है 2a यूनिट्स के बराबर है। इस डेटा को हमने फिगर में रिप्रेजेंट कर लिया। अब कुल मिला के आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा सर कि ये जो सवाल है ये बिल्कुल हमारे सब्जेक्टिव सवाल ही जैसा है, बस ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर इसलिए है सर क्योंकि वहां सवाल ने मुझे वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स पहले ही बता दिए थे। याद करिए सर, सब्जेक्टिव वाले सवाल में डायग्राम के अंदर सवाल ने ऑलरेडी मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स बता दिए थे। यहां पे एमसीक्यू में ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं बताए गए हैं सर, आपको खुद से यहां पे निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए सोचना पड़ेगा सर। क्लियर हो गया? अब यहां पे मुद्दे पे आते हैं सर। तो यहां पे अपने ट्रायंगल के वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स पे कैसे सोचना है ये मैंने जस्ट आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। तो सोचने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। क्या कोऑर्डिनेट्स आए थे? याद करिए, तुरंत कह दोगे सर कि x कोऑर्डिनेट आया था a और y कोऑर्डिनेट आया था √3a। कैसे सोचना है मैंने आपको सिखा दिया है सर। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? a, √3a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सर? एक बहुत अच्छा हिट क्वेश्चन यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके एमसीक्यू टर्म 1 के लिए। फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर हो गया सर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल की कहानी क्या है। ये रहा सर हमारा दूसरा एमसीक्यू। अब यहां पे अगेन फिगर वही सेम है, सवाल अलग है। यहां पे सवाल मुझसे वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है सर। अब देखो वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स को भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। तो चूंकि मुझे यह पता है सर कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ 2a यूनिट्स है, यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी है सर? 2a यूनिट्स। अब ध्यान से सुनना सर, मेरे ट्रायंगल का जो वर्टेक्स ए है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और हमने ये सीखा है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट तो निकल गया सर, बचा क्या? एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना। वो भी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन पे जाइए। हमेशा बोला है कोई भी कोऑर्डिनेट निकालने में दिक्कत हो डेफिनेशन के लिए सोचिए। डेफिनेशन पे जाइएगा तो डेफिनेशन से जानते हैं सर एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा मेरा टारगेट पॉइंट। तो टारगेट पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही वाली तो लेंथ हो जाएगी सर। यानी कि ये वाली लेंथ मुझे पता है 2a यूनिट्स के बराबर है, तो 2a। लेकिन साइन का भी ध्यान रखना है। अब देखो ये जो पॉइंट है सर ये मेरे एक्सेस पे लाई करने वाला पॉइंट है, क्वाड्रेंट पे लाई करने वाला पॉइंट नहीं है। तो समझिएगा एक्सेस पे लाई करने वाला पॉइंट है और ओरिजिन से राइट साइड में है। ओरिजिन से राइट साइड में मेरा पॉइंट है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। याद करिए हमने पढ़ा था कि जितने भी पॉइंट्स मेरे वाई एक्सिस के राइट साइड में होते हैं सर, उन सारे पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद करिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। बिल्कुल पढ़ा था सर यहां पे। यानी कि प्लस 2a बोलो 2a बोलो, एक ही बात है सर। तो हमने अपने ट्रायंगल के वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है 2a, 0। मार्क कर लो यहां पे 2a, 0, ऑप्शन नंबर सी। फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है सर यहां पे? अब यहां पे फिगर क्लियर कर लेते हैं इस तरफ और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो सवाल धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा सर। अब देखो ये रहा नेक्स्ट सवाल। सवाल को पढ़ो। सवाल कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। अब इतना देखते ही बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा जाएंगे, कहेंगे सर फिगर में ओ दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी तो दिख ही नहीं रहा है। तो सवाल सी के बारे में कैसे पूछ रहा है? मिस प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है, नहीं बनाएंगे सवाल को। ऐसा नहीं होता है। पूरा सवाल पढ़िए ध्यान से पहले। अब देखो तो पूरा सवाल कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, जहां पे सी के बारे में आपको जानकारी गिवन है। वेयर BC इज द मीडियन ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a यूनिट्स। ठीक है सर। अब यहां पे बता दिया गया है सर कि आपको अपने ट्रायंगल में पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। जहां पे C की चर्चा कहां हो रही है सर? तो C एक्चुअली में आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक मीडियन है, BC उसी का एंड पॉइंट है सर। यहां पे समझ में आ रहा है, यही बात बोली जा रही है। अब देखो
आपको बोल दिया गया है कि आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन है वो मीडियन बीसी है। तो क्या अब सवाल को आपको बताना पड़ेगा कि बीसी कैसे बनेगा? नहीं बताना पड़ेगा। हमने सीखा है सर कि अगर सवाल मुझे सिर्फ मीडियन का नाम बता दे तो नाम से बता देंगे मीडियन कैसे बना है। तो बीसी मीडियन है सर, नाम से पता लग रहा है ट्रायंगल के वर्टेक्स बी से बनाया गया है। तो ये रहा ट्रायंगल का वर्टेक्स बी, यहां से एक मीडियन बना देंगे सर। तो ऑब्वियस सी बात है एक एंड पॉइंट बी है, यानी कि दूसरा एंड पॉइंट सी रहा होगा। इसी के कोऑर्डिनेट्स मुझसे पूछे जा रहे हैं, क्या होंगे सर? नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते। अब दिख रहा है सर मेरा जो पॉइंट सी है ये एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट तो कंफर्म 0 होगा सर। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। अब दिख रहा है सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन की चर्चा हो गई है, गंगाधरी शक्तिमान है, ये वाली बात याद है। यहां से सीधे बोल देंगे सर मीडियन की प्रॉपर्टी होती है जिस साइड पे गिरता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि सर ये लेंथ बराबर होगी, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं सर ये लेंथ और ये लेंथ पूरा का हाफ होगी। सर पूरा मुझे पता है 2a, तो हाफ कितना हो जाएगा? a यूनिट्स का हो जाएगा। यानी ये लेंथ पता चल चुकी है a यूनिट्स, और मुझे ये पता है सर इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का मतलब यह है कि मेरे पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, जो कि यही तो a यूनिट्स के बराबर है सर। और चूंकि मेरा जो पॉइंट है सर ये y एक्सिस के राइट साइड में है, तो साइन क्या होगा? x कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव होगा, यानी प्लस साइन के साथ a, कुल मिला के a लिख देंगे सर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट सी के? a,0। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहां पे a,0, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करो। तो देखो एक ही सवाल से कितने अच्छे अच्छे सवाल यहां पे फ्रेम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, यहां से सर इसको भी रब कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसका काम हो गया, इसको भी यहां से अब रब कर लेते हैं। अब देखो अगला सवाल यहां पे क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू और इंटरेस्टिंग सवाल यहां पे कह रहा है सर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। अगेन कहोगे सर फिगर में पॉइंट डी अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो देखो पॉइंट डी के लिए क्या बताया गया है। तो बोला जा रहा है वेयर ओडी इज द एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो डी कहां छिपा है? ओडी में छिपा है। ओडी क्या है? तो आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट है। तो क्या सवाल को फिगर में ड्रॉ करके बताना पड़ेगा कि ये एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट किस तरीके से बनाया गया? कहोगे नहीं सर, हम अपने नाम को देख के बता सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट कैसे बना होगा। सर नाम में ओ आ रहा है, जिससे ये क्लियर है कि मेरा जो एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट है ये ट्रायंगल के वर्टेक्स ओ से बनाया गया होगा। सर ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अभी ये भी क्लियर है कि अगर एक एंड पॉइंट ओ है तो दूसरा एंड पॉइंट डी हो जाएगा सर। अब जैसे ये मैंने बना दिया तो तुरंत याद होना चाहिए आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में गंगाधरी शक्तिमान है, यानी एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट को मीडियन की तरह भी ट्रीट करवा सकते हैं, ऑल्टीट्यूड की तरह भी ट्रीट करवा सकते हैं। अब खुद दिमाग लगाइए क्या ट्रीट करवाने में फायदा है? तो कहोगे सर मीडियन ट्रीट करवाने में फायदा है, क्योंकि अगर मैं मीडियन बोल दूंगा तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा सर यहां पे ये जो लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट है a,√3a, दूसरा एंड पॉइंट है 2a,0, इसके मिड पॉइंट के ही तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। क्या हिट कर रहा है सर? सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, काम हो जाएगा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे बात करता है सर? तो मेरे मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज होता है, यानी कि फिगर के हिसाब से हो जाएगा a और 2a का एवरेज, यानी कि a प्लस 2a/2, यानी कि इतना हो गया सर 3a/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट डी का, कितना है सर? 3a/2, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा सर। तो एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट है √3a और 0, इनका एवरेज यानी कि दिस प्लस 0/2, यानी कि ये √3a/2 हो जाएगा सर। तो कितना हो गया? ये √3a/2 हो गया सर यहां पे। तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया हमने अपने पॉइंट डी का। आंसर मैच करिए 3a/2 √3a/2। तो 3a/2 √3a/2 कहां पे दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। फटाफट नोट डाउन करिए। तगड़े सवाल सर, बिल्कुल तगड़े सवाल।
और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म 1 एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट मजेदार सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा सर। यहां पे बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, इसको भी अब थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इसका काम हो गया है। तो अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल, फट से सवाल को यहां पे पढ़िए। तो सवाल अब यहां पे आपसे पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। आप कहोगे सर अगेन फिगर में ई तो दिख ही नहीं रहा है, तो ई के लिए क्या जानकारी गिवन है? तो बोला जा रहा है सर ए इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक ऑल्टीट्यूड है, और हमें पता है सर नाम ही काफी है। क्या पता है सर? नाम ही काफी है ये पता करने के लिए कि ये ऑल्टीट्यूड कैसे बनाया गया होगा। कैसे बनाया गया होगा सर? तो नाम से पता लग रहा है इसके अंदर ए आ रहा है, यानी कि मेरे ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से बनाया गया, यानी कि ए से एक ऑल्टीट्यूड बना लेना है सर। ए से एक ऑल्टीट्यूड बना लेना है सर, बना लिया, जिसका एक एंड पॉइंट ए है, दूसरा एंड पॉइंट ई है, और इसी ई के कोऑर्डिनेट्स मुझसे पूछे जा रहे हैं सर। अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जानते हैं गंगाधरी शक्तिमान है, यानी कि ऑल्टीट्यूड बोलो, मीडियन बोलो, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट बोलो, एक ही बात है। क्या ट्रीट करवाने में फायदा है? कहोगे सर मीडियन ट्रीट करवाने में फायदा है, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर अप्लाई किया जा सकता है सीधे सीधे। तो मीडियन ट्रीट करवा देंगे तो बोल देंगे सर ये पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि अब मैं कह सकता हूं ये पॉइंट ई इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। यानी कि कहानी कुछ इस प्रकार बन रही है सर, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं a, √3a, यहां पे सर ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0। अब यहां मिड पॉइंट है ई, क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकता? बिल्कुल। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज, यानी कि सर a और 0 का एवरेज, यानी कि a + 0/2, यानी कि ये आ गया a/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया सर यहां पे a/2। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज, जो कि हो जाएगा √3a और 0 का एवरेज, यानी कि √3a + 0/2, यानी कि सर √3a/2। तो y कोऑर्डिनेट हो गया √3a/2। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, a/2 √3a/2। तो a/2 √3a/2 मिल गया है सर। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहां पे, a/2 √3a/2। चेक कर लीजिए यहां पे a/2। चलो ए और डी यहां पे बिल्कुल मैचिंग, स्लाइड वाले भैया की गलती, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पे कुछ और ऑप्शन रहता, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो करेक्ट कोऑर्डिनेट्स मुझे यहां पे मिल चुके हैं, a/2 सर √3a/2। क्लियर हो गया सर। तो यहां पे मेरे पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/2 और √3a/2। तो मजा आ रहा है? देख रहे हो कितने मजेदार सवाल बने हैं। बिल्कुल सर। अब एक और एमसीक्यू यहां पे करवाना बचा है, वो भी बहुत तगड़ा एमसीक्यू है, ध्यान से कहानी को सुनना। अब उसके लिए यहां पे पूरे फिगर को ही मैं क्लियर कर लूंगा, पूरे फिगर को ही क्लियर कर लूंगा। तो कहानी को बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनना और समझना सर, बिल्कुल ध्यान से। अब देखो अगला सवाल यहां पे क्या है, इसको ध्यान से पढ़ो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। सवाल कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी। कहोगे सर बी का तो निकाल लिया, पूरा सवाल पढ़ो। When the triangle is flipped about x axis। अब देखो यहां पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है सर कि आपको अपने पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स अब निकालना है जब इस ट्रायंगल को एक्स एक्सिस के अबाउट पलट दिया जाए, फ्लिप कर दिया जाए। तो ट्रायंगल को अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट पलट दोगे, फ्लिप कर दोगे, तो क्या कहानी बनेगी सर? ये ट्रायंगल को इसके अबाउट ऐसे पलट दोगे तो ये कुछ इस तरीके से नीचे की ओर आ जाएगा सर। नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है। अब आपको अपने इसी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब समझना बात को सर, ये जो लैंग्वेज यहां पे लिखी है ना, इसी को एक और तरीके से पूछा जा सकता था। इसी सवाल को ऐसा भी पूछा जा सकता था कि अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान लूं, अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान लूं, देखो केस स्टडी का सवाल बन गया है एमसीक्यू में। अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर मान लूं और इस ट्रायंगल का इस मिरर के अबाउट इमेज ले लूं, तो बताइए पॉइंट बी की जो इमेज होगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एकदम सेम ही सवाल होता सर। तो इसी सवाल को पूछे जाने के दो तरीके यहां पे। अब समझना, अब फ्लिप करो या फिर इमेज लो, कॉमन सेंस की बात है सर कि अगर इसी चीज को पलट दोगे, है तो यही चीज ना, समझना, है तो यही चीज, तो अगर पलट दोगे सर तो ये जो लंबाई है, समझना बात को, ये जो लंबाई है, क्या ये लंबाई बदल जाएगी? नहीं बदलेगी सर। पलटने के बाद भी ये जो ऊंचाई है, ये जो लंबाई है, सेम ही रहेगी। यानी कि सर आपके वाई कोऑर्डिनेट की जो लेंथ है
वो लेंथ नहीं बदलेगी, लेंथ वही रहेगी सर। लेंथ कितनी है? √3a है, लेंथ वही रहने वाली है सर, लेंथ नहीं बदलेगी, बस साइन बदल जाएगा, क्योंकि अब आपका पॉइंट पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसके लिए जानते हैं वाई कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होता है, यानी आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर, इसलिए वो बेसिक का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वही कंसेप्ट यहां पे आपको इस्तेमाल होते हुए दिख रहे हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगेन दिमाग लगाओ तो कहोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट वही सेम रहेगा सर, समझना बात को, एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी वही सेम रहेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये है सर, इसको अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और अगेन मुझे दिख रहा है सर ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये लेंथ मुझे यहां पे पता है a यूनिट्स है सर, तो ये भी a यूनिट्स हो जाएगा, और चूंकि ये a यूनिट्स है तो लेंथ वाला पार्ट a हो गया, और मेरा जो पॉइंट है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन स्कीम होती है सर प्लस माइनस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव, तो वाई पे नेगेटिव डाल दिया है, एक्स का पॉजिटिव होगा, आगे प्लस साइन, नहीं भी लिखोगे फर्क नहीं पड़ता है, सेम मतलब है। कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए a -√3a, देखिए यहां पे a -√3a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा सर। अब देखो मिरर तरीके से सवाल पूछता तो भी सोचने का वही तरीका होता, क्योंकि सर प्लेन मिरर के लिए हम इमेज की क्या प्रॉपर्टीज जानते हैं, तो हम ये जानते हैं सर कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। ऑब्जेक्ट आपका मिरर से जितनी दूरी पे होता है परपेंडिकुलरली, इमेज भी परपेंडिकुलरली मिरर से उतनी ही दूरी पे होता है। अगेन इस कंसेप्ट को अप्लाई कर देंगे सर, तो ऑब्जेक्ट आपका परपेंडिकुलरली मिरर से कितनी दूरी पे है? कहोगे सर इतनी दूरी पे है, तो इमेज भी बिल्कुल उतनी ही दूरी पे होगा, यानी अगेन इस कंसेप्ट से भी साबित होता है कि ये लेंथ बराबर होगा। अब ये लेंथ बराबर होगा सर, आपको साइन स्कीम के बाद अपना वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, क्यों? आपको यहां पे मैंने समझा दिया। तो यही सवाल वैसे मिरर इमेज के तरीके से भी पूछा जा सकता था। अब यहां पे एक आपको एडिशनल होमवर्क देता हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ध्यान से सुनना होमवर्क क्या है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि अगर मैं यहां पे इसी ट्रायंगल को फ्लिप कर दूं अबाउट वाई एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप नहीं कर रहा, अब वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर रहा हूं, यानी ऐसे पलट के आ गया है ट्रायंगल। अब आप मुझे यहां पे बताइएगा कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स फ्लिप होने के बाद क्या होंगे। सर ये आपका होमवर्क रहेगा, नोट डाउन कर लो। क्लियर हो गया? इसी तरीके से इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि अगर वाई एक्सिस को मिरर मान के इसकी इमेज निकाल ली जाए, तो इमेज के अंदर आपके पॉइंट ए और पॉइंट बी के इमेजेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कुल मिला के एक ही सवाल है, इसका आंसर सभी के द्वारा मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। बहुत आसान सवाल है, सबसे बनना चाहिए सर। तो इसके साथ फाइनली मैं कह सकता हूं कि इस बहुत तगड़े एमसीक्यू के बहुत तगड़े सवाल की कहानी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में जितनी भी चीजें पढ़ाई, जितनी भी चीजें बताई, वो बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई भी डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है सर, तो आप लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं सर। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक, ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे बड़ी बात, हमारा चैनल दूसरे चैनल जैसा नहीं है जहां पे शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देके ललचाते हैं और बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगते हैं। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से एक चीज चाहिए जिससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है, और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।